जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के पिछले वीडियोस में हमने आपको कई रेजिमेंट्स के बारे में दिखाया और बताया था, और आज के इस वीडियो में हम आपको उस रेजिमेंट के बारे में बताएंगे जिसके नाम का संधि विच्छेद करने से ही पता चल जाता है कि कही जा रही बात कहाँ की है। उर्दू भाषा में पंच का मतलब 5 होता है और पानी को फारसी में कहा जाता है आग। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं 5 नदियों वाली सरजमीन की, जिसे हम और आप पंजाब के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब रेजिमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पंजाब रेजिमेंट की शुरुआत उत्तरी भारत से मीलों दूर दक्षिणी भारत के तटवर्तीय मैदानों में हुई थी, और ये तब हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रियों और अन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों को मुलाजिमत देते हुए बतौर चौकीदार रख रही थी। और यही गार्ड्स आगे चलकर कोस्टल सिपॉइज कहलाए गए। ब्रिटिशर्स ने इनकी टुकड़ियों को मॉडिफाई किया, ट्रेन किया और बनाई एक नई नेटिव आर्मी, यानी स्थानीय आर्मी का हिस्सा। और इसके बाद 1761 में फॉर्मली एक रेजिमेंट को तैयार किया गया, जिसको कहा गया पंजाब रेजिमेंट की अर्लीस्ट शाखा। इसकी शुरुआत मद्रास, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर जैसी लोकेशंस में गठित सिपाहियों से की गई थी। इसके बाद जब ब्रिटिश फोर्सेस इंक्रीज करने लगी, तब उस दौर में उन लोगों ने साउथ इंडिया में बहुत काम किया था, जैसे कर्नाटक, मैसूर, शलिंगूर। और फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा फोर्सेस की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने रुख किया उत्तरी भारत का। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने कई नई बटालियंस को साथ में जोड़ा और कईयों को पीछे छोड़ा। लोकल जवानों की टुकड़ियां बनाने का जोर हमेशा से ही रहा, और इसी के चलते इस रेजिमेंट का हिस्सा बने सिख, पंजाबी हिंदू, पंजाबी मुसलमान, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जवान। और इन्हीं लोगों ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिलकर हर बड़ी लड़ाई में अपना योगदान दिया। पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक इस फौज ने मेसोपोटामिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, गलीपोली, इजिप्ट, फ्रांस, बर्मा और सोमाली लैंड में अपनी बहादुरी से दुनिया को मुतासिर किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कॉलोनियल फोर्सेस के साथ जब हमारे योद्धा भी लड़ रहे थे, तो उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाब रेजिमेंट का ही था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी 3/2 पंजाब नाम की रेजिमेंट ने तीनों एसएसएस पावर्स यानी इटली, जर्मनी और जापान के साथ लोहा लेते हुए युद्ध किया और शानदार जीत दर्ज कराई। उनसे जीते हुए साजो सामान पंजाब रेजिमेंट के पास आज भी हैं। उनके कैप्चर्ड फ्लैग्स और इक्विपमेंट्स पंजाब रेजिमेंट के म्यूजियम में आज भी देखे जा सकते हैं, और उनकी ये चीजें आज भी मौजूद हैं। ये तो बस शुरुआत भर थी। 1971 में भारत पे पाकिस्तान ने राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के रास्ते हमला कर दिया, जिसका नाम था लोंगेवाला। यहाँ मौजूद थी इस इलाके की निगरानी करने वाली इकलौती पोस्ट। पूर्वी पाकिस्तान में छिड़ी थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और पाकिस्तान का उद्देश्य था पश्चिम में वार करके पूरब में जीत हासिल करना। और इस मिशन को पूरा करने लोंगेवाला की तरफ उनका एक आर्मर्ड कॉलम बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ लोंगेवाला पे 23 पंजाब रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मौजूद थे, जिनका नाम था मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। और इनके साथ पोस्ट पर मौजूद थे कुल मिलाकर महज 120 भारतीय सैनिक। 4 दिसंबर 1971 आधी रात में पाकिस्तानी फौज के कमांडर ने चेतावनी दी कि वो अपने इन्फेंट्री और टैंक ब्रिगेड के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं, और बेहतर यही होगा कि भारतीय फौज पीछे हट जाए। भारतीय फौज के कमांडर ने फौरन इसकी जानकारी अपने फौज के आला अधिकारियों को दी, और जवाब में उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर भी दिया गया। क्यों? क्योंकि 2800 सैनिकों के सामने महज 120 सैनिकों का टिकना लगभग नामुमकिन था, और पाकिस्तानी भी इसी बात की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते पंजाब रेजिमेंट की इस छोटी सी बटालियन ने अपनी सूझबूझ और जांबाजी दिखाते हुए न ही सिर्फ पाकिस्तानियों से ये लड़ाई जीत ली,
बल्कि दुश्मन को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय फौज ने तमाम एंट्री पॉइंट्स पर गिनी चुनी बारूदी सुरंगें बिछाकर, इसके साथ ही जगह जगह कटीली तारें बिछा दी, जिससे लैंड माइन्स बिछे होने का संदेह दुश्मन की सेना के मन में घर कर गया। और इसी वजह से पाकिस्तानी फौज को लगा कि इनके पास बहुत ज्यादा लैंड माइन्स हैं और उन्हें इस बात का पता लगाने में घंटों लग गए। लेकिन इस बात को जानने में कि ये सिर्फ एक छलावा है और ये सब सिर्फ उन्हें उलझाए रखने के लिए किया गया था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब सवेरा होने वाला था और इसी वजह से भारतीय फौज को बेशकीमती वक्त मिल गया। भारतीय सिपाही अपने सामने आगे बढ़ रहे दुश्मन पर गोलीबारी कर रहे थे और लगातार उनके टैंक्स को नष्ट कर रहे थे। देखते ही देखते सवेरा हो गया और फिर इंडियन एयरफोर्स के विमान इस बटालियन की मदद करने आ पहुंचे और जोरदार इस हवाई हमले में दुश्मन के 26 टैंक्स और कई आर्मर्ड कैरियर्स को तबाह करके न ही सिर्फ इन सैनिकों ने लड़ाई जीती, बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर रुखसत किया। और ये हैरत अंगेज कारनामा करने वाले सैनिक थे पंजाब रेजिमेंट के। पूर्वी पाकिस्तान में गरीबपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जो कि अपनी लोकेशन की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाले रास्ते पर था। 14 पंजाब टैंक से स्क्वाड्रन्स के साथ गरीबपुर की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना अपनी पूरी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ मौजूद थी और उन्हें सपोर्ट कर रही थी उनकी एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन। उस रोज धुंध के चलते दूर तक देखना नामुमकिन हो पा रहा था और यही गलतफहमी दुश्मन को भारी पड़ी, क्योंकि दुश्मन ये सोच रहा था कि मौसम साफ होने के बाद ही हमला होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसी बात का पूरा फायदा भारतीय सेना को मिला और दुश्मन को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पलटवार में भारतीय सेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो दुश्मन पर भारी पड़े, क्योंकि हवाई हमले की मदद की वजह से इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने मोर्चा संभाल लिया था। 1971 के इस हमले में दुश्मन के 14 टैंक बर्बाद हो चुके थे और ये पूरा काम किया था सिर्फ एक बटालियन ने, जिनको महावीर चक्र से नवाजा गया था और इस बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ गरीबपुर भी दिया गया। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी के तकरीबन 92,000 सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 70 से 80,000 रेगुलर ट्रूप्स थे और 12 से 13,000 सिविलियंस थे। इसमें जनरल न्याजी ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया, जो कि आज भी इतिहास का एक सबसे बड़ा सरेंडर रिकॉर्ड है और ये आज तक बना हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में किसी भी फौज ने किसी दूसरी फौज के सामने आत्मसमर्पण किया हो। पंजाब रेजिमेंट से जुड़े कई ऐसे अफसरों के नाम सामने आए जिनकी काबिलियत और अनुभव के चलते उन्हें रेजिमेंट के दायरे से बाहर के भी कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हम बात कर रहे हैं जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की, जो कि ऐसे ही एक ऑफिसर थे और ये 1947 में हुई भारत पाकिस्तान की जंग का हिस्सा थे। फिर 1962 में बतौर ब्रिगेडियर उन्होंने चीन से भारत की लड़ाई में हिस्सा लिया और 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इन्होंने इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली और 1970-71 में इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामने आई, जब इन्होंने तमाम भारतीय रेजिमेंट्स की कमान संभाली। तब ये वो जंग थी जिसने इस देश को आजादी की नई सांसें दी। 8 महीनों तक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की निगरानी में जंग तक पहुंचने के रास्ते में सुधार किए गए, फौजें तैयार की गईं, स्ट्रैटेजीज बनाई गईं, गोला बारूद और दूसरी और जरूरत की चीजें पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचाई गईं और फिर 3 दिसंबर से शुरू हुई ये जंग लगातार कई दिनों तक चली और यही वो गरीबपुर की जंग थी जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था। आज की तारीख में पंजाब रेजिमेंट का सेंटर झारखंड के रामगढ़ में है, लेकिन यहाँ तक इसके पहुंचने का सफर काफी लंबा रहा। इसके रेजिमेंट की स्थापना लोरा लाइन में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हुई थी, जो कि आज पाकिस्तान में है, और फिर
1922 में इस रेजिमेंट को मुल्तान में शिफ्ट किया गया और ये भी आज पाकिस्तान में ही है। और फिर 1929 को इसको मेरठ लाया गया और ये रेजिमेंट यहाँ मेरठ में 1929 से 1975 तक रही और फिर 1976 में इसे लाया गया झारखंड रामगढ़ में और अब यहीं अपनी ट्रेनिंग लेते हैं सारे नए रिक्रूट्स। इनकी ट्रेनिंग को 2 भागों में बांटा गया है और इसकी पहली स्टेज को कहा जाता है BMT यानी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इसके ऊपर है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग या AMT BMT। ये लोग रिक्रूट के भर्ती होते समय उसके अंदर जो कमियां होती हैं जैसे एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड और कोऑर्डिनेशन जैसी चीजों पे काम किया जाता है। और जब एक नया रिक्रूट इन बेसिक बातों में बेहतर हो जाते हैं तब उन्हें एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिसमें इनको अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार करना होता है। लेकिन कैंडिडेट को ऑब्स्टिकल को पार करने के बाद ये सुनिश्चित करना है कि वो सलामत रहे और दुश्मन को टारगेट करके लड़ाई लड़ने के काबिल बना रहे और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करना यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स का काम है। ट्रेनिंग का मतलब महज फिजिकल फिटनेस ही नहीं होता। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस सिम्युलेटेड ट्रेनिंग की जिसमें एक रिक्रूट को जंग की सूरत में अपने आसपास के वातावरण को कैसे इस्तेमाल करके दुश्मन से जीत हासिल करनी है। क्योंकि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल सेटिंग कुछ इस तरह की होती है कि हमें रात होते ही नींद आ जाती है और दिन में हम काम करते हैं। लेकिन एक फौजी के लिए रात या दिन का कोई मतलब नहीं होता और आज के इस आधुनिक दौर में जंग लड़ने के तरीके बदल चुके हैं और इसीलिए इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए सबको काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि ये सिपाही रात हो या दिन उतना ही फ्रेश फील कर सकें और हर वक्त दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहें। और इसीलिए इनकी ट्रेनिंग रात में भी करवाई जाती है क्योंकि जंग के दौरान अगर आपको अपने साथी पे भरोसा नहीं है तो आपका जंग में जाने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ सारा कुछ टीम वर्क पे ही निर्भर करता है। पंजाब रेजिमेंट में शामिल होने वाली बटालियंस की नींव सिखों के धर्म और आस्था से भी मजबूत हुई है और इस वजह से रिक्रूट्स को मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है क्योंकि इनको बिना हथियारों के भी लड़ना पड़ सकता है जिसे अनआर्म्ड कॉम्बैट कहते हैं। पंजाबी सिख सैनिक हमेशा से ही वॉरियर्स रहे हैं और उनके धर्म ने ही उन्हें शस्त्र ज्ञान दिया और भक्ति के साथ ही शक्ति होने का महत्व समझाया और आखिर में इस ट्रेनिंग की बदौलत महज 9 महीनों में नया जन्म होता है एक ऐसे सैनिक का जो शारीरिक और मानसिक रूप में तैयार होता है किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए। जितनी पुरानी पंजाब रेजिमेंट है उतनी ही पुरानी है इसके मोटो की कहानी और इनका मोटो है खुशकी व तरीर और इसकी हिंदी हुई स्थल व जल है। आइए जानते हैं इनके मोटो के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 1861 के दौर में लोगों का समुद्र पार जाना एक टैबू समझा जाता था और इसको जरा भी अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन पंजाब रेजिमेंट ऐसी इकलौती रेजिमेंट है जिसने इस टैबू को तोड़ा और बाहर जाकर समुद्र पार की लड़ाइयां लड़ी। उस दौर में जिस गैली पे ये बैठकर समुद्र पार गए थे लॉर्ड रोलिंगटन द ग्रेट ने उस गैली को ही पंजाब रेजिमेंट का चिन्ह डिक्लेयर किया और साथ में इनको मोटो भी दिया खुशकी व तरी स्थल व जल, जिसका मतलब हुआ कि पंजाब रेजिमेंट जमीन पर भी लड़ाई लड़ेगी और पानी में भी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय हिंद।